Assalamualaikum. My name is Ishan and I am the student of class metric from Sahara Schooling System and Sir Syed Collegiate। तो मैं आज आप लोगों को एक न्यू चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हम क्लास 9 एंड क्लास 10 में पढ़कर आ चुके हैं या कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ चुके हैं, मैं 9 क्लियर कर चुका हूँ। तो इसीलिए मैं आपको एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखिए हमारे लिविंग, हम अपनी कम्युनिटी में रहते हैं, हम एक एनवायरनमेंट में रहते हैं और वहाँ पर 3 तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सॉरी 2 टाइप के, एक यूनिसेलुलर होता है और एक मल्टीसेलुलर होता है। अगर मैं बात करूँ यूनिसेलुलर के, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं सिंगल सेल से, ओनली 1 सेल पर वो कंसिस्ट करते हैं, उनकी कंपोजिशन ओनली 1 सेल पर होती है। और अगर मैं बात करूँ मल्टी सेलुलर की, तो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, हम सब एक सेल से मिलकर नहीं बने। ह्यूमंस एंड एनिमल्स का सेल एक ही कंपोजिशन है उनकी और प्लांट्स की अलग है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे, और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम होता है अमीबा। व्हाट इज़ अमीबा? जैसे कि मैंने बताया, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ सिंगल सेल पर कंसिस्ट करता है, सिर्फ सिंगल सेल पर कंसिस्ट करता है। इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह का ये बना हुआ है। तो अमीबा की शेप होती है कुछ इस तरह की। अमीबा की होती है इरेगुलर शेप। अमीबा बहुत ही इरेगुलर शेप का होता है। इसकी बात करें तो इसके पास होते हैं सूडोपोडिया। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी आउटर कवरिंग की। हमारे एनिमल्स हो गए, हम ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स, फंजाई, एल्गी को हटाकर जितने भी ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो उनके पास होती है सेल मेम्ब्रेन, और बाकी प्लांट्स इन सबके पास होती है सेल वॉल। अभी हम बात करते हैं अमीबा की, जिसके पास होती है सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म। ओके, तो ये ना अपनी सेल मेम्ब्रेन को चेंज करते रहते हैं स्टीमी मूवमेंट की वजह से, जिसे हम कहते हैं सेगलोसिस। सही, ये इसके आ गई आउटर कवरिंग की बात। इनर पे बात करें तो इनके पास बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनेली मौजूद होते हैं इनके साइटोप्लाज्म पे, जैसे कि इनके पास न्यूक्लियस होता है, इनके पास फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, इनके पास फूड वैक्यूल होता है, इनके पास और भी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इनके पास हैं जो इनके पास ऑर्गेनेली फाउंड होते हैं, इनके पास पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी मूवमेंट की, ये कि अमीबा मूव किस तरह करता है। अमीबा मूव करता है सूडोपोडिया से। जैसे कि मैंने बताया कि ये इरेगुलर शेप है और ये बहुत ज़्यादा इरेगुलर शेप है। बहुत ज़्यादा से मुराद ये कहीं से भी चलने पर लग जाएगा, जहाँ पर इसको दिखेगा ना कि मुझे जहाँ जाना है वो वहाँ से अपने सूडोपोडिया निकाल लेगा। सूडोपोडिया मतलब फर्स्ट फीट, जिससे हम सादा ज़बान में कह सकते हैं सूडोपोडिया। जैसे कि इनको कहीं जाना है ना, तो यहाँ से अपना सूडोपोडिया बनाकर अपनी पीछे वाले हिस्से को कवर कर लेंगे और आगे से चलने लगेंगे। इनके फर्स्ट फीट होते हैं जो इनके बॉडी का हिस्सा होता है। अब बात करते हैं ये रहते कहाँ पे। अमीबा रहता है स्टेगनेंट वाटर में। स्टेगनेंट वाटर का मतलब जहाँ पानी ठहरा हुआ हो, वो पानी साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। वो रिवर्स में पाया जाता है और ये बहुत सारी ऐसे पानी में पाया जाता है जो कि ठहरा हुआ पानी होता है, लेकिन ये मिट्टी वाले पानी में भी पाया जाता है। रिवर वगैरह में, स्विमिंग पूल वगैरह में अमीबा पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जो आजकल की जो वबा चल रही है, जिसे हम कहते हैं नेग्लेरिया फाउलेराई। ये एक अमीबा की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इट्स अ पैरासाइट। ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होता है, हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ पैरासाइट। पैरासाइट एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं जो अपना खाना होस्ट बॉडी से, जिसकी बॉडी पर वो रहते हैं, उसके खाना अपने आप, मतलब उसका खाना खाते हैं। वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं और अपना खाना उनसे ऑब्टेन करते हैं। सही है, अभी हम बात करते हैं इसकी नेग्लेरिया फाउलेराई की। ये एक अमीबा है, अमीबा की फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। अगर हम बात करें, ये अमीबा तो है, अब इसका काम क्या है। ये हमारे जिस्म के अंदर घुसकर हमारे ब्रेन का खात्मा कर सकता है। इट कैन ईट आवर ब्रेन। अब आप सोचोगे वो कैसे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नेग्लेरिया होता क्या है। जैसे मैंने बताया, ये एक पैरासाइट है, एक वायरस है। ये हमारे, अगर ये किसी इंसान को बीमारी हो जाए, 57% चांसेस से ज़्यादा लोग अभी मर चुके हैं और 97% लोग मर जाते हैं जिनको ये बीमारी होती है। जिसको नेग्लेरिया फाउलेराई हो गया, वो 97% है चांसेस के वो मर जाएगा, वो बचेगा नहीं। और आज तक इसकी कोई वैक्सीन, कोई इलाज दरियाफ्त नहीं किया गया है। नेग्लेरिया पाया जाता है रिवर्स में, कैनाल्स में, स्विमिंग पूल्स में। अब बात करते हैं ये जाता कैसे। हमारी नोज़ के ज़रिए ये जाता है ब्रेन तक। हमारी नोज़ के तरह क्राइबिफॉर्म प्लेट होती है हमारे पास, हमारी नर्व में, जो कि बताती है कि हमारी बॉडी के अंदर क्राइबिफॉर्म प्लेट होती है एक, वो हमारे ब्रेन और नोज़ के बीच की नर्व होती है।
और हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व क्या होती है। ऑल्फैक्टरी नर्व क्या होती है, जैसे कि अगर हम किसी फर्ज करें मेरे पास बिरयानी है और मैं उसको सूंघा, मैंने उसको स्मेल कर, मुझे पता चल गया इसका टेस्ट अच्छा है, तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व का काम होता है। ये ऑल्फैक्टरी नर्व में जाकर घुसता है, वहाँ से अपना रास्ता बनाता है, क्राइबियम प्लेट की तरफ अपना रास्ता बनाता है, वहाँ से जाते जाते हमारे ब्रेन में घुस जाता है। और जब ब्रेन में ये जाएगा, जब ये ब्रेन में जाएगा तो ये हमारे ब्रेन को खाना शुरू कर देगा। ये सबसे बुरा वायरस है, ये सबसे बुरी पैरासाइट है, ये सबसे बुरा अमीबा है जो आपकी ब्रेन को खा जाएगा। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं और बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं कि नाइग्लेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मैंने चाहा कि मैं आप लोगों को बताऊं, इससे वाकिफ़ कराऊं। अच्छा, सबसे मेन मज़ा, ये नाक से ट्रैवल कर रहा है। अब नमाज़ पढ़ते टाइम हमें करना है वज़ू। अब हमें नाक का मसा तो करना पड़ेगा, हमें नाक में पानी डालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, ये हमारे जो नाइग्लेरिया होता है ये पानी में भी आ सकता है, या आपकी वाटर, या आपके जहाँ पर आप पानी स्टोर करते हैं वाटर टैंकीज़ होती हैं वहाँ पर भी आ सकता है। तो जैसे कि हम वज़ू करते हैं तो हमें चाहिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने वाटर को बॉयल करें, उससे फिर वज़ू करें, और पानी पीने का भी ख़ास ख्याल रखें। अगर आप ऐसे करेंगे तो नाइग्लेरिया से बचा जा सकता है, और ये बहुत ही आसान है। दूसरी बात, हम जो स्विमिंग पूल्स वगैरह में गर्मी होती है, भाई हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हम तो जाएंगे नहाने स्विमिंग पूल्स वगैरह में, रिवर्स में आजकल के लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ। तो वहाँ पर ये नाइग्लेरिया हो सकता है, क्योंकि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये आपको नहीं दिखेगा। आप अपने टैप को क्लोज़ कर लेना, इसके लिए बहुत बड़ी जगह है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई मल्टीसेलुलर नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो आप उसे देख सकें, आप उसे माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख पाएंगे। तो ये बस वही पैरासाइट है। इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको। और दूसरी बात, ये लेक्स वगैरह में, कैनाल्स वगैरह में, अच्छा जिन जगहों पे पानी की कमी हो जाती है वो वाटर टैंक्स मंगवाते हैं, लेकिन वाटर टैंक्स का पानी जो है ना कैनाल्स, डैम्स वगैरह में से डायरेक्ट आ रहा होता है, तो वो साफ़ नहीं हुआ, उसके अंदर भी नाइग्लेरिया हो सकता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो पानी को साफ़ करने के, स्विमिंग पूल साफ़ करने के काम आता है। अगर वो डाला जाए तो पानी को साफ़ कर देगा, उससे भी कमी पेशी हो सकती है। लेकिन आजकल इस दौर में कराची नाइग्लेरिया की बीमारी में लपेटा हुआ है, लिपटा हुआ है, और ये हमारी दुनिया में आ चुका है। तो हमें चाहिए कि हम जल्द से जल्द जो इस बीमारी से दूर करें। हमें अवेयर रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो नाइग्लेरिया कॉलेरा से हमें अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि एक पैरासाइट है, एक वायरस है, एक अमीबा की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला है। सही, तो हम सबको इस चीज़ से जो है ना अवेयर रहना पड़ेगा। तो अब इसके बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स के बाद हमें क्या क्या होने लगा है। सबसे पहले, जब भी अल्लाह न करे अगर किसी को हुआ है तो उसको क्या होगा, सबसे पहले उसको फीवर होगा, यानी कि बुखार चढ़ेगा। उसके बाद उसको बेहोशी की हालत होने लगेगी, वो बेहोश हो जाएगा, या उसका जो गर्दन तोड़ बुखार जिसे कहा जाता है, नेक पेन हो जाएगा, उसे बहुत तेज़ फीवर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो नहीं करेगा, उसको कन्फ्यूजन हो जाएगी, उसे समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ हूँ, वेयर इज़ ही, वेयर एम आई। अल्लाह ना करे किसी को हो। तो सबसे पहले इसके लिए आपको अपनी टैंकीज़ को साफ़ करना पड़ेगा। आप ईयर में 2 टाइम्स अपनी उसको वाटर टैंकीज़ को साफ़ करें, जिसके अंदर आप पानी स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से आपके टैप वाटर आता है, तो वो आपको साफ़ करना पड़ेगा, तभी आप इस वायरस से बच सकेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि उन लोगों को अवेयरनेस आए, वो लोग अवेयर रहें इस चीज़ से और सावधानी बरतें, एहतियात करें, तभी ये बिल्कुल हमसे कर रही हूँ। और मैं गवर्नमेंट से भी करना चाहूँगा गुजारिश कि जिस तरह डेंगू के बारे में उन्होंने जो अभी हमारे रिसेंट प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ आई थिंक, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो इस तरह भी रहें, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मुहिम चलाई थी डेंगू वायरस को लेते हुए, जिसकी वजह से वो कम हुआ था, तो इस तरह वो अभी भी करें, इसके ऊपर भी कोई इलाज करें और डॉक्टर्स भी मेहनत करें। तो आप लोग इस चीज़ से अवेयर रहें, आप लोग इस चीज़ से बचें। और तो वो इजाज़त दीजिए, अब मैं चलता हूँ। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, मैंने इसीलिए समझाया आपको। तो अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखें, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, हेल्थ का ख्याल रखें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।